मेरा देवर छोटा था और लाडला था। सब घरवाले उसे बहुत प्यार करते थे। वह अभी छोटा था। मैं भी उसे प्यार से गले लगा लेती और वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरे पति और घरवाले सब कहीं बाहर चले गए। पति ने कहा कि मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसे डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। इस रात उसने मेरे साथ जो किया, मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसने मेरे साथ। मेरा नाम पूजा है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 3 भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। इसीलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, लेकिन देवर ही भाई के रूप में मिल गया। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन 2 नंद रहती थी और मेरे ससुर थे। एक घर था और मेरा रूम ऊपर था। मेरे देवर का नाम बंटी था। वह पूरा दिन ही मेरे आगे पीछे मंडराता रहता था। शादी के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया था कि बस वह सारा दिन मेरे पास ही बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के पास ही बैठूंगा, इसके साथ खाना पीना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, तभी तो पति का दिल जीत लिया था। वह भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुशी थी। सोचा था कि जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। पति को मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन यह मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहीं पर पति ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे घर रिश्ता भेज दिया। वह कहते थे कि मेरी तरफ से यह पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा तुम मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल करना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी जिंदगी परदेश में रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। जब मैं वापस आया तो छोटा बंटी 8 साल का हो चुका था। इसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 8 साल के बाद मैंने उसे देखा था। वहाँ पर बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए फैमिली में रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तो उनसे दूर ही रहा, पहले पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरा परिवार हो और इन सब से कभी भी तुम झगड़ा मत करना। मैं तो यहाँ अपना घर बसाने आई थी और दिल में यह ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छी तरीके से रहूँ। मैं कोई खाने की चीज़ बनाती तो सबसे पहले बंटी को दे आती थी। वह भी बहुत खुश होता था। कभी कभी बाहर से मेरे लिए कोई चीज़ ले आता था। इतना प्यार आता था मुझे उस पर कि कभी कभी उसे गले भी लगा लेती थी और प्यार से उसे चूम भी लिया करती थी। हम लोग कभी कभी जब घर से बाहर जाया करते तो वह बहुत बेचैन हो जाया करता था। एक दफ़ा मैं मैके रहने के लिए गई तो मेरा मायका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो बंटी रोते हुए मेरे गले लग गया और कहने लगा कि आपकी बहुत याद आ रही थी। सब लोग कहने लगे कि बहुत प्यार करता है तुम्हें, लेकिन वह स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि यह स्कूल नहीं जाता, यह बहुत बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा पति कहता था कि खुद का बिजनेस है, इसको बिजनेस करना सिखा दूंगा। अपना बिजनेस करेगा। पढ़ाई तो उन्हें करनी होती है जिन्हें नौकरी करनी होती है, इसे नौकरी नहीं करनी है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके। इसीलिए वह सबका लाडला भी था और काफ़ी बिगड़ा हुआ भी था। कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी कर देता, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी ननद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हैं कि खाने में नमक तेज कर दिया है, जैसे तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले तुमने पुलाव में जो रंग भरे थे उसे खाकर सारे परिवार वालों का पेट खराब हो गया था। वह भी सबको याद है। 1000 के पुलाव के लिए 5000 खर्च हो गए थे। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दी और मेरी ननद उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है। वह इसी तरह से मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता था कि मैं आपकी तरह हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपको किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी आपसे नाराज़ हो जाएं तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझको उस पर बहुत प्यार आता था। वह बहुत अच्छा लड़का था। मैंने बंटी को समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, मगर स्कूल के लिए मत कहिएगा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। मैं हमेशा आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन आप मुझे यह सारी बातें ना करें। आप बताएं आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ।
आप समझे कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब बिजनेस करता है तो उसकी तारीफ होती है, और एक अनपढ़ इंसान जब बिजनेस करता है तो वह बिजनेस पढ़े लिखे इंसानों की तरह नहीं कर पाता। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति घर पर नहीं था। एक दिन मेरे पति का एक कजन आया था। जब उसने मुझे हेलो बोला तो उसने मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। बंटी ने यह बात नोट कर ली। मैं किचन में चाय बनाने गई तो उसने आकर मुझे कहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है, आपने उसे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरह से घर में लड़ाई बढ़ जाएगी। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही घर में लड़ाई डाल दी और फिर वह तुम्हारे होने वाले ताऊ का लड़का है। ऐसी बातें नहीं की जाती। तो उसने मुझसे कहा कि वह आपका हाथ पकड़े और आप चुप कर जाएं, क्योंकि वह मेरे ताऊ का लड़का है। ये कैसी बात हुई? यह हरकत आपको किसने सिखाई? कोई आपको छेड़ेगा और आप उसे छेड़ने देंगे? मैं छोटे से बंटी की बात सुनकर हैरान थी कि किस तरह से बड़े मर्दों की तरह समझ रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन ताऊ के घर का मसला था और मेरे लिए भी। मेरे ससुराल का मामला ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया हो, जबकि मैं अच्छी तरह से समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वह शख्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने बंटी को कहा कि छोड़ो, पहली गलती समझकर माफ़ कर देनी चाहिए, लेकिन बंटी ने उसे बदला लिया। उसने उसके चाय में लाल मिर्च मिला दी, वह भी इतना ज़्यादा कि लाल मिर्च एक घूंट पीने की उसकी हालत ख़राब हो गई। उसकी सांस रुक गई, आंखें बाहर आ गई। अच्छा खासा तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी ननद ने बंटी को बहुत मारा, इतना मारा कि वह बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटे तक वहीं पर बैठा रहा, खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं छत पर उसे तसल्ली दे रही थी तो वह रोते रोते मेरे गले लग गया और मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा कि क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम चलो मेरे साथ नीचे। और मधु बता रही थी कि तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो आज? आओ नीचे और खाना खा लो, भाई भी आने वाला है और इस तरह से भाई को भी पता चल जाएगा सारी बातों को, और हो सकता है कि वह भी तुम पर गुस्सा करें। मैंने बंटी को समझाया और उसे नीचे लेकर आ गई। वह अक्सर खाना मेरे ही साथ खाया करता था, मेरे लिए भी कोई चीज़ ले आता। एक दफ़ा उसकी बहन ने कोई सामान उससे मंगाने लगी तो कहने लगा कि बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी नंद ने कहा अभी थोड़ी देर पहले भाभी के लिए गए हुए थे कोई सामान लाने, वह तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें हैं, हमारे लिए नहीं जाओगे और उसके लिए गर्मी में जा सकते हो। तो बंटी ने कहा उनके लिए तो मैं कहीं तक जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो गली के नुक्कड़ तक भी नहीं जाऊँ। उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं भी हैरान हो गई थी कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा है। कल को वह कहेंगे कि किसी ने मेरे खिलाफ कोई बात बताई है। मैंने उसे बताया, लेकिन वह कोई बात नहीं समझता था। वह बहुत जिद्दी था। एक दिन रात को मेरे पति और ससुर घर से कहीं जाना चाहते थे। मेरे पति ने कहा कि बंटी को अपने कमरे में सुला लेना, वह अकेला सोने से डरता है। पहले तो वह बाबा के कमरे में सोता था, लेकिन अब वह भी मेरे साथ जा रहे हैं। बहनें तो इसे अपने साथ सुलाएंगी नहीं, इसकी उनके साथ जमती नहीं, इसलिए तुम अपने कमरे में सुला लेना, तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उससे कहा कि आ जाओ कमरे में, सोने का वक्त हो गया था। बंटी आकर मेरे कमरे में सो गया। शादीशुदा थी, अभी अभी अपना कमरा सेट कर रही थी। मेरे कमरे पर सिर्फ 2 ही सोफे थे जिन पर कोई नहीं सो सकता था। जाहिर है उसे बेड पर ही सोना था। मैंने भी उसे बच्चा समझकर अपने बेड पर सुला लिया और खुद भी करवट लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस किया और कहा कि या तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और अचानक ही वह बेड से नीचे उतर गया और बुरी और फिजूल की बातें करने लगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने यह सारी बातें? तो कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए यह बचा कर रखी हुई है। वह तो मुझसे ऐसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह बच्चा नहीं कोई जवान मर्द हो, और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। उसने कहा कि मैं 12 साल का छोटा बच्चा नहीं, मेरी उम्र 15 साल है।
भाई तो परदेश में होता था, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है, या तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ भी नहीं। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए यह सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ बता दो। सारे घर वाले क्या कोई भी तुम पर यकीन करेगा? क्योंकि मैं कहूँगा कि तुम ही मुझे बरग लाने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान हो गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा और मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं अब क्या करूँगी। मेरा पति और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का जोर उन पर डालने लगी तो उससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि उन्हें मेरे साथ यह सब करने की कोशिश की है। मेरा पति मुझसे नाराज हो चुका था। सब मुझसे बुरी बुरी बातें करते थे और मधु की जुबान तो रुक ही नहीं रही थी। जब मैंने अपने पति से कहा कि उसने यह सब किया है, उस दिन भी मुझे इसने गले लगाया था। यह मुझे ऐसे गले लगा रहा था जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि एक तो तुम पहले ही दूसरे के साथ मुंह काला कर चुकी हो मेरी मौजूदगी में, और अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़कियां एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती है तो सोचती है कि एक मर्द के सहारे कैसे रहूंगी। यह खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बांट देनी चाहिए, बाकी लोग भी मिल जाएंगे। और जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे की दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा इन सब बातों का, या तो उसे पता भी नहीं था। तुमने उसे वक्त से पहले जवान कर दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने शादी कैसे कर ली। तुम्हें तो बाजार में बिठा देना चाहिए था। निकल जाओ घर से। मेरे पति ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। मैं उसके कदमों में बैठ गई थी, लेकिन इसके बाद मैं उसके कदमों से उड़ गई क्योंकि उसने सारी हदों को पार कर दिया था। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई दिए उसने वही बात मानी जो मेरे देवर ने कही और मुझे मेरे पति ने अपने घर से निकाल दिया। मैं अपने पापा के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी और बेटियां थीं, घर में ही रहने लगी। पति तो छोड़कर क्या गया, वापस आया ही नहीं। मेरे पापा ने कहा तुम मुझसे बात तो करो बैठकर, इसका कोई हल निकालते हैं। तो पति ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखिए। कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा यह बच्चा किसका है, मेरे पति का या मेरे देवर का। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। मैंने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी थी। वह भी मुझे बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। औरतों को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं तो उसे बच्चा ही समझ रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, उसको मैसेज भेजती थी, लेकिन वह मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उसे कहा कि एक दिन तुम्हें भी सच पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्तों को इतना भी मत उलझाओ कि तुम उन्हें सुलझा भी ना सको। लेकिन मेरा पति कोई जवाब ही नहीं देता था। फिर उसने मेरे मैसेज को सुनना ही छोड़ दिया था। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा पति घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जो शख्स पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, आज मेरे घर वालों के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा कि अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बातें करनी है, क्यों आए हो? पापा ने मुझे अकेला छोड़ दिया और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर में तूफान आया। कहते हैं कि जिस घर में किसी गरीब को परेशान किया गया हो तो फिर वह घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन का डिवोर्स हो गया था। उसकी शादी हुई थी, लेकिन वह लोगों ने उसे डिवोर्स दे दिया था, जबकि वह अभी तक विदा भी नहीं हुई थी। प्रीति छोटी बहन सीढ़ियों पर से गिर गई और उसकी एक हड्डी टूट गई। और तुम जानती हो कि बंटी के साथ क्या हुआ? उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है तो 1 करोड़ रुपये लगेगा।
तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं और इसके बाद शायद 1 साल से ज़्यादा का वक्त भी नहीं। उसे मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं तुम पर नज़र रखता था और उसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, अपने भाई की मोहब्बत में अंधा हो गया था। मैं तो समझता था कि वह बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं। मुझे माफ़ कर दो, चारपाई पर पड़ गया है, छोटा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसे तुम बाजार में बिठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आ गए। मेरे पति के आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले सोच लो। मैंने कहा कि तुम पूछ तो लेते मुझसे, कम से कम मुझे सफाई देने का मौका तो देते। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो क्या कहा था तुमने कि यह बच्चा मेरा नहीं, इसे गिरा दो। अब इस बच्चे के साथ मैं तुम्हें कैसे कबूल कर सकती हूँ? मुझे डिवोर्स भेज देना। और मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। मेरा पति मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलट कर भी नहीं देखा था। इतने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब कोई भरोसा ही ना करे तो मोहब्बत की तो बात ही नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। वह मेरे पापा से कोई बात कर रहा। उसके बाद 4-5 दफ़ा मेरे घर आया। मैंने अपने पापा से कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, अपने और अपनी औलाद के लिए कुछ कर लूंगी। पापा ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हम क्या मर गए हैं? जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। किस्मत ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दी। वैसे तो समाज में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर मैंने उसे गले लगा लिया और उससे डिवोर्स लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी काम करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब मिल गई और अब अपने बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल करती हूँ। मेरा देवर अभी भी इस दुनिया में है और अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर गुजारती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।